हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीडी ऑनलाइन इस ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, जिसे हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो पर पढ़ा था। और इस टॉपिक को हम ध्यान से कवर करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ MPSI, MP पुलिस के जितने भी मध्य प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी पिछली वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसके बाद हम मैथ्स, रीजनिंग और अन्य जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में वीडियो आपको भेजेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रही है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार जैसा कि हमने मैप पे बना के रखा है, ये जो फुल लाइन आपको दिख रही है और ये कवरिंग लाइन जो है, ये मध्य भारत के पठार का क्षेत्र है। तो मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश के पूरे भाग में उत्तरी क्षेत्र पे स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो मध्य भारत का जो पठार है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच यह स्थित है। और अगर हम इसका पूर्वी देशांतर देखें तो 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से यह हमारा 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो 24 डिग्री से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह स्थित है। यह इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे आपको बताया था कि मध्य भारत के पठार का जो क्षेत्रफल है वो 32,896 वर्ग किलोमीटर है। 32,896 वर्ग किलोमीटर है। उसके साथ ही यह मध्य प्रदेश के जो पूरे भाग है, मध्य प्रदेश के पूरे भाग का कितने प्रतिशत क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के पूरे भाग का 10.68% क्षेत्र है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो अब हम समझते हैं कि जो मध्य भारत का पठार है इसका भौगोलिक दृश्य कैसा है यहाँ पे। तो मध्य भारत के पठार का जो दक्षिणतम सीमा है वहाँ पे मालवा का पठार स्थित है। मध्य भारत के पठार में दक्षिण सीमा में मालवा का पठार स्थित है और मध्य भारत के पठार में उत्तरी सीमा जो है हमारी, वहाँ पे यमुना का जो मैदानी भाग है, यमुना का जो मैदानी भाग है वो यहाँ पे स्थित है। और यहाँ के बाद अगर हम देखें मध्य भारत का पूर्वी क्षेत्र जो है, तो मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बुंदेलखंड का पठार इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है यह राजस्थान का मध्य उच्च क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो मध्य उच्च क्षेत्र है यह किसका निर्धारण करता है, यह मध्य भारत के पठार के पश्चिमी क्षेत्र का यह निर्धारण करता है। तो इस प्रकार हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के क्षेत्र को हमने समझा कि इसकी उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि मध्य भारत का जो पठार है उसका भौगोलिक वातावरण कैसा है। तो मध्य भारत के पठार में मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 500 मीटर से लेकर 300 मीटर से लेकर के 500 मीटर तक की जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है, जो इस क्षेत्र की वो अधिकतम ऊंचाई जो है, वहाँ पे क्षेत्रों के जो पठार की अधिकतम ऊंचाई है वो अधिकतम ऊंचाई ऊंचे क्षेत्रों में है 300 मीटर से लेकर के और 500 मीटर के बीच। और जो इसका उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र है, ये जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र आपको दिख रहा है मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे इसकी अधिकतम ऊंचाई मैदानी क्षेत्रों में 150 से लेकर के और 300 मीटर के बीच है।
तो ये एक बड़ी जानकारी जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अधिकतम जो इसका उच्च क्षेत्र है वो इतना है और निम्नतम जो इसका मैदानी क्षेत्र है उसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच है। उसके साथ साथ जो नदियों का ढलान क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ अपवाह होती हैं, बहती हैं, तो नदियों का जो ढलान क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। जितनी भी नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ये आपने मैप पे भी देखा होगा कि जो हमारी चंबल नदी है जो इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और मध्य ये दक्षिण से उत्तर पूर्व होते हुए यहाँ इटावा उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी से मिलती है। तो एक ये यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी नदी ऐसे काली सिंध नदी जो देवास के बांगली गांव से निकल रही है तो वो भी हो गई आपकी, माही नदी हो गई या हमारी पार्वती नदी हो गई, तो ये इनका नदियों का जो क्षेत्र है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा मध्य भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो उत्तरतम बिंदु से उच्च क्षेत्र पर स्थित है। इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उच्च बिंदु पर है और उत्तरी क्षेत्र जो है इसका निम्न बिंदु क्षेत्र पर है, तभी नदियों का जो बहाव है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। तो एक ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि दक्षिण से और उत्तर पूर्व की ओर नदियों का बहाव है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। चलिए अब हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक इस पे समझते हैं कि जो वर्षा का क्षेत्र है यहाँ पे तो कैसा है। तो मित्रों मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है वो इसी भिंड मुरैना के क्षेत्र में होती है। 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये हमने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई कि 75 सेंटीमीटर से भी कम 75 सेंटीमीटर से भी कम जो क्षेत्र है वो यहाँ पे वर्षा हमारी होती है। चलिए तो अभी तक हमने यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स था हमने परिचय के रूप में इसके पढ़ा कि कौन कौन सा हमारा इसकी भौगोलिक सीमा है, कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत है, कितना अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है इसका, तो हमने इसके बारे में चर्चा की। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख ज़िले कौन कौन से हैं। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर और नीमच और मंदसौर, ये इसके प्रमुख ज़िले हैं। भिंड, मुरैना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। गुना, दतिया और अशोकनगर के कुछ भाग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और इसके साथ ही नीमच और मंदसौर, ये प्रमुख ज़िले हैं जो इसके मध्य भारत के क्षेत्र पे, मध्य भारत के पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं इत्यादि। चलिए तो अब हम इसके प्रमुख ज़िलों के बारे में हमने देख लिया कि इसके कौन कौन से प्रमुख ज़िले हैं। अब आते हैं प्रमुख नदियाँ। तो जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में ही बताया कि चंबल इसकी प्रमुख नदी है, फिर इसके साथ साथ काली सिंध, चंबल, काली सिंध, पार्वती, कूनो, कुंवारी, माही इत्यादि और अन्य छोटी बड़ी सहायक नदियां जो हैं वो इनकी सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे अभी आपसे चर्चा की। अब यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण, हाँ, नदियों का जो आबाद क्षेत्र हमने बता दिया आपको कि जो दक्षिण से ये उत्तर पूर्वी की ओर बहती हैं, तो ये नदियों का जो क्षेत्र है ये हमने आपको अभी यहाँ पे चर्चा के दौरान बताया। चलिए अब हम देखते हैं कि मिट्टी। तो ये जो हमारा मध्य भारत का क्षेत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है इतने में, तो ये मध्य भारत का जो क्षेत्र है इसकी जो मिट्टी है मध्य भारत के क्षेत्र की, तो यहाँ दो भागों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र जो यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र यहाँ पे कहलाता है थोड़ा सा, तो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है इतने क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का पूरा क्षेत्र पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र ये है। और यहाँ की जो क्षेत्र है यहाँ पे काली उथली छिछली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी तो पाई जाती है, लेकिन कैसी काली मिट्टी पाई जाती है? उथली और छिछली काली मिट्टी जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है।
तो ये दो मिट्टियों का मिश्रण जो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, उथली काली मिट्टी के रूप में हमने यहाँ पे देखा। उथली छिछली काली मिट्टी जो होती है तो वो काली मिट्टी के प्रकार के रूप में यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये इसका प्रमुख मिट्टी हो गई। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख उद्योग के बारे में। तो जो मध्य भारत का पठार है, यहाँ पे शुगर मिल जो है, शुगर मिल मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा फेमस है। गुना में शुगर मिल है। और उसके साथ साथ हम चर्चा करें तो मुरैना का जो बाड़मेर क्षेत्र है, मुरैना का जो बानमौर क्षेत्र है, तो वहाँ पर कत्था, ठीक है, कत्था का जो कारखाना है वो हो गया, सीमेंट का, चमड़ा का। तो मुरैना का जो बाड़मेर क्षेत्र है वहाँ कत्था, चमड़ा, सीमेंट इत्यादि उद्योग जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्वालियर जो है, अगर हम ग्वालियर में चर्चा करें तो ग्वालियर में चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के जो बर्तन के क्षेत्र हैं वो ग्वालियर में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, चीनी मिट्टी के, तो वो यहाँ पे बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हो गया वो पाया जाता है ग्वालियर में, और अन्य क्षेत्र जो है वो यहाँ पे हैं। तो ये इसके प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख उद्योग। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है ग्वालियर में, जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। जो ग्वालियर का क्षेत्र है वहाँ चूना पत्थर फेमस है खनिज के रूप में। अगर हम देखें तो जो चूना पत्थर का क्षेत्र है, चूना पत्थर ग्वालियर में फेमस है। उसके साथ साथ स्लेट, ये मंदसौर में पाई जाती है। तो स्लेट, और एक इसका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लेट जो है वो मंदसौर में होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं खनिज के रूप में। और शुगर मिल का जो कारखाना है वो गुना में है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कत्था, चमड़ा उद्योग जो है, अन्य चीनी मिट्टी के बर्तन ग्वालियर में। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक दृश्य अगर आपको देखें दर्शनीय स्थल के रूप में, तो गुजरी महल जो हो गया और ग्वालियर के जो किले हो गए, तो वो तो दर्शनिक स्थल के रूप में है ही। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे हमने खनिज के रूप में पढ़ा। और अब हम आते हैं प्रमुख फसलें। तो यहाँ पे गेहूँ और ज्वार जो है प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गेहूँ एवं ज्वार जो है वो प्रमुख रूप से, और अन्य फसलें भी होती हैं, लेकिन जो प्रमुख फसल यहाँ पे है जो मानी गई है वो गेहूँ और ज्वार मानी गई है। तो चलिए, अभी तक हमने जो चर्चा की यहाँ पर प्रमुख नदियों के बारे में, प्रमुख मिट्टियों के बारे में, प्रमुख फसलों के बारे में, प्रमुख पॉइंट्स थे तो हमने उस पर चर्चा की। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम समझ रहे हैं कि समस्याएं, तो समस्या इसकी सबसे जारी है जलाक्रांति। जलाक्रांति मतलब बाढ़ जो हो गया हमारे, इस प्रकार के जल का जो आपदाएं होती हैं पानियों की या बाढ़ की जो आपदा होती है उसके कारण इसकी सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में मृदा अपरदन की। जी हाँ, मृदा अपरदन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के इस क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है, तो चंबल नदी के द्वारा ये जो क्षेत्र है ये मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा इस क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ तक अभी हमने कुल चीज़ें जो हैं वो हमने देखी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हम देखें यहाँ पे, तो परियोजना जो है यहाँ पे सबसे पहली परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे पहली परियोजना जो है वो चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे पहली परियोजना है। इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको जानकारी दी। दो प्रमुख परियोजना यहाँ पे, एक तो चंबल परियोजना, एक सिंध परियोजना जो है, सिंध परियोजना जो है, तो इसके अंतर्गत दूसरी परियोजना सिंध परियोजना है। तो चंबल परियोजना का जो क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पे, चंबल परियोजना जो हमारी है तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं, इसके अंतर्गत 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। और यह मध्य प्रदेश की सबसे पहली परियोजना के रूप में जानी जाती है जो चंबल नदी पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी, हमने मध्य भारत के पठार के बारे में चर्चा की। और मध्य भारत के पठार के बारे में हमने परिचय, प्रमुख जिले, प्रमुख नदियाँ, मिट्टी, प्रमुख उद्योग, खनिज, परियोजना, प्रमुख फसलें और समस्याएं, इन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी। हमारे आगामी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यह सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर की दिख रही है उसे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे
से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।